आज हम समझते हैं प्रेमचंद की अगली कहानी, रानी सारंधा। रानी सारंधा जो कहानी है मध्य प्रदेश का क्षेत्र या फिर बुंदेल क्षेत्र के इर्द गिर्द की कहानी है, जहाँ धसान नदी का वर्णन मिलता है और भी बुंदेल क्षेत्र के ऐसे आसपास के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। प्रेमचंद का संबंध मध्य प्रदेश से कुछ खास तो नहीं था, पर उनकी जो पुत्री थी वो देवरी में विवाहित थी और प्रेमचंद वहाँ आते जाते भी थे। और प्रेमचंद को बुंदेलखंड की संस्कृति से काफ़ी लगाव हो गया था, जिससे वो अंत में कहते भी हैं कि ऐसी वीरता या फिर ऐसे शौर्य का प्रभाव हमको जयपुर और मेवात में भी नहीं दिखता। तो ये सारी चीज़ें प्रेमचंद को रानी सारंधा और एक और कहानी हरदौल लिखने के लिए प्रेरित करती है, जो इसी संस्कृत के इर्द गिर्द की कहानी है और गौरव को समेटे हुए सामने आती है। इसमें पात्र जो है सारंधा मुख्य पात्र के रूप में है और चंपत राय उसका पति है, अनिरुद्ध सिंह उसका भाई है और उसकी पत्नी शीतला देवी है, और कुछ खल पात्र में अली बहादुर और चरित्र वगैरह ऐसे ही आते जाते हैं। तो अब शुरुआत हम करते हैं, जैसे हम देखते हैं तो अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाएं तट पर एक टीला है। मतलब शुरुआत जो हो रही है वर्णनात्मक शुरुआत है, जो पर्यावरण या प्रकृति के साथ शुरू करके एक आधार बनाने का प्रयास किया गया है। और जब लेखक किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा घुला मिला नहीं होता, तो वह कोशिश करता है उस वातावरण के साथ आपको घोल कर चीज़ों को समझाने का। तो वही चीज़ वर्णनात्मक शुरुआत में हमें साफ साफ दिखती है। कथानक इसका युद्ध स्थल, शौर्यता, वीरता, पराक्रम, साहस, इसी के इर्द गिर्द लिखी गई कहानी है। कायरता को काफ़ी हीन माना गया है। यहाँ पे वीर रस काफ़ी प्रमुख है, जो कहानी के कथानक बनने में मदद करेगा। अब आगे जो भाव है, तो एक भाव तो वियोग का भी आता है कि आप शीतला को जो देखोगे तो वहाँ अनिरुद्ध के लिए, जो अनिरुद्ध सिंह होता है उसके लिए काफ़ी वियोग में पीड़ित है, और वहीं पे जो सारंधा है उसे लोरी सुना रही होती है, या फिर कहें कि उसे टीज मार रही होती है कि बिनु रघुवीर कटत नहीं रहे। तो प्रेमचंद का अगर आप भाषा शिल्प के आधार पर भी देखोगे तो व्यंग्यात्मक भी है, और साथ साथ वो सांस्कृतिक रूप को भी साथ में शामिल किए हुए चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे सारंधा और शीतला का संवाद है। सारंधा बोलती है, बिनु रघुवीर कटत नहीं रहे। शीतला बोलती है, जीना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें दिखती है। अगला स्तर जो होता है तो कायरता को प्रस्तुत किया जाता है, जो अनिरुद्ध सिंह है। जैसे वीरता के इर्द गिर्द लिखी गई कहानी है, तो वहाँ पे एक संदर्भ कायरता का, हालांकि ऐसी चीज़ें दिखती नहीं हैं, अमूमन दुर्लभ होता है, लेकिन कहानी का कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए शायद प्रेमचंद जी ने ऐसा किया, या फिर कह सकते हैं कि हाँ ऐसा मिलता होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए अक्सर लेखक किया करते हैं कि जान बचाकर भागना या फिर कायरता दिखाना। जैसे सारंधा बोलती है कि भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी। तो वो सारी चीज़ें समझ आती है कि हाँ, सारंधा के भाई ने जान, जब सारंधा अपने भाई पर जान देती है फिर भी उसका ऐसा कहना कि भैया तुमने कुल की सारी मर्यादा खो दी, एक तरह से उस कायरता के लिए आप लज्जा करो, लज्जावान हो जाओ। ये सारी चीज़ें समझ आती। और अगले स्तर पर ही तुरंत आत्म प्रेरणा, जैसे कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होती तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा जल्दी घटित होती हैं। तो ये भी प्रेमचंद की, हालांकि तब परिपूर्ण नहीं थे, पर फिर भी प्रेमचंद की ये परिपक्वता ही है कि वह तुरंत उस स्थिति से मोड़ देते हैं और आत्म प्रेरणा की स्थिति में लिखते हैं कि यह सुनकर अनिरुद्ध के पांव उल्टे लौट पड़े। तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, ऐसा उन्होंने अपनी बहन से कहा। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो कॉन्टेक्स्ट जैसे प्रेमचंद जी ने बनाया था कि जो शीतला है वियोग में है, तो शीतला बोलती है कि मर्यादा इतनी प्यारी है,
सारंधा बोलती है हाँ। शीतला बोलती है अपना पति होता तो सीने में छुपा लेती। सारंधा बोलती ना, छाती में छुरा चुभा देती। अब सेम चीज जब अंत में होती है तो अंत में स्थिति को और अधिक क्रूर या फिर कहें कि स्थिति को थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं और प्रेमचंद सारंधा के अ, हृदय में भी आश्चर्यचकित ला देते हैं, जहाँ वो ऐसी बात पहले कह चुकी होती है। और प्रेमचंद का ये तरीका हमेशा से आप उनकी कहानियों में देखोगे कि जहाँ पे वो शुरुआत करते हैं कहानी का अंत वहीं पे करते हैं। तो शायद एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद अंत सोचकर बैठे होते हैं या फिर उनका उद्देश्य जो होता है पहले से ही क्लियर होता है, पहले से ही साफ होता है। जब राजा सारंधा से बोलते हैं कि इन अनाथों को छोड़कर मैं कैसे रहूँगा, और बात बताते हैं कि बादशाह ने सेनापति के लिए क्या आदेश किया, कैसे विश्वास दिलाएगा, या फिर अब मैं जीत नहीं पाऊँगा तो तुम मेरे सीने में खंजर चुभो दो, और यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी के हृदय में वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ, इसके आगे वह और कुछ ना बोल सकी। आंखों में नैराश्य सा छा गया। तो वह कुछ ना बोल सकी एक आधार ही है कि यहाँ पे जो सारंधा की विचारधारा है अभी टूटने नहीं पाई है। एक तो अलग बात है कि जिसके साथ उसने जीवन जिया है, जिसके साथ यौवन का रस प्राप्त किया है, अब उसी को बेड़ियों में रहते हुए खंजर गोप देना, ये कैसे हो पाएगा उससे। तो आधार भी बनाने का प्रयास किया है, पर अगर वो आगे ना बोल सकी तो वो उसकी विचारधारा भी है। तो साथ साथ हमें समझ आता है कि ये सारी चीज़ें वो परिस्थिति के आधार पर ही होती है। और अगर हम देश काल की बात करें तो शायद बुंदेल का क्षेत्र, चाहे आप ओरछा बोल लो, मेहरौनी बोल लो, सारंधा का विवाह भी ओरछा के राजा चंपत राय से होता है। तो आसपास का ही क्षेत्र होता है और उसका वर्णन भी करीब करीब कहीं ना कहीं होता ही दिखता है। भाषा के स्तर पर इस कहानी को देखें तो तत्समीपन से भरी भाषा है, क्योंकि प्रेमचंद हालांकि तत्समीपन को ज़्यादा अलाउ नहीं देते थे अपनी कहानियों में, पर फिर भी जैसे कहानी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो उस आधार पर कहानी में तस्मीपन का आ जाना ज़रूरी हो जाता है। और कहीं कहीं उर्दूपना आना भी कहानी का एक आधार कि वहाँ पे सामाजिक स्थिति जो थे, इस्लाम थे या फिर मुग़लों से लड़ना पड़ रहा था, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि उर्दूपना भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है। व्यंग का भाव भी है और आप देखोगे तो कहानी में काफ़ी कोमलता है। हालांकि कहानी वीर रस से परिपूर्ण है, फिर भी आप देखोगे कि वियोग का आधार बताते हुए कम शब्दों में भी वो ऐसी अनुभूति उत्पन्न कर देते हैं जिससे महसूस होता है कि हाँ, वियोग की स्थिति भी है, चाहे वो शुरू में हो या फिर चाहे वो अंत में हो। कि रानी काँप कर, आपने कहने की देर है, राजा अपनी तलवार मेरी छाती में। तो वो चीज़ें हमें समझ आती है कि भाषा जो है परिपक्व स्तर पर पहुंच ही रही है। ज़्यादा उसमें ना तो लाग लपेट करने का प्रयास है, ना तो कुछ और चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें इस कहानी में समझ आती है। और कहानी का उद्देश्य जो था प्रेमचंद का, आप सोच कर देखो कि उनका उद्देश्य उस बुंदेल काल में, जहाँ वो बुंदेल क्षेत्र की संस्कृति को समझाने की, यहाँ जो गौरव है, प्रतिष्ठा है, वो जान से भी बढ़कर है, उस चीज़ को बताने में वो सफल हुए हैं। और यही सफलता है कि प्रेमचंद ने आगे भी ऐसी कुछ कहानियाँ और लिखी हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई होती है। और अगर सवाल आता है, जैसे रानी सारंधा से अगर सवाल बनेगा तो सिर्फ एक सवाल बनेगा कि रानी सारंधा का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर इससे ही मिला जुला ऐसा ही कुछ सवाल मिलेगा कि आप रानी सारंधा के चरित्र का चित्रण करो कि रानी सारंधा कैसी होती है। तो जैसे जब घोड़ा देने की बात होती है तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो मुग़ल हैं, वो मुग़ल से अगर हम संधि कर लें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन मुझे इसका शौक़ नहीं। घोड़ा हाथ से गया, शौक़ इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौट आया।
तो मतलब इस स्थिति की एक स्त्री है जो अपने बेटे को भी कह रही है कि घोड़ा हाथ से गया, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन गम इसका है कि तूने उसे खोया और वापस जिंदा लौटाया। तो वो स्थिति रानी सारंधा के चरित्र चित्रण को शुरू से अंत तक दिखाती है, और उसकी करुण स्थिति को भी जब वो अपने स्वामी को या फिर अपने प्राणनाथ के हृदय में खंजर घोंपने का प्रयास करती है, तो वहाँ उसके करुण रूप को बस एक झिझक के सहारे दिखाया गया है। तो वो सारी स्थितियों को आप जब वर्णन करोगे रानी सारंधा के चरित्र चित्रण का, तो इन समस्त चीज़ों को आप बता सकते हो। और कहानी का उद्देश्य जो कि पूरा है उसको समझा के आप अगर अगली और कहानियाँ आती हैं कि प्रेमचंद उद्देश्य के आधार पर कैसे परिपूर्ण होते हैं, तो आप बता सकते हो कि प्रेमचंद ने जिस समाज में ज़्यादा समय भी बिताया ना हो, उस समाज की भी कहानियाँ लिखने में, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में बहुत ही सहज होते थे। रानी सारंधा के आधार पर आप देख सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर कुछ सुझाव हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। धन्यवाद।